हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर साउंड की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एन एको इज प्रोड्यूस्ड। ये तो क्लियर है, जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होगी तो एको प्रोड्यूस होने के चांस बनते हैं। जब एको कब सुनाई देगा? जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप नहीं करेगी, देन यू विल बी एबल टू हियर एको। अगर ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप करती है तो एको सुनाई नहीं देता है। यहां दिया है लेट द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और सोर्स ऑफ साउंड है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम माना है। डू यू हियर एको साउंड ऑन अ हॉटर डे? तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हॉट डे मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो एको सुनाई देगा कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए हमें एको के लिए। अगर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर द डिस्टिंक्ट एको कितना होगा, इसको मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ। स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ ना कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द मोर द टेम्परेचर मोर विल बी स्पीड ऑफ साउंड। ऑल्सो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। द मोर द ह्यूमिडिटी मोर विल बी स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज अगर हम करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। तो अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है तो स्पीड ऑफ साउंड इतना होगा। ठीक है, और एको के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 2d इक्वल टू v इंटू टी। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 2d क्यों लिखा है? क्योंकि सपोज ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो साउंड वेव ऐसे जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके अगर आती है तो जाने का टाइम और आने का टाइम, डिस्टेंस, सॉरी, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, इसलिए 2d लिखा है। ठीक है, और टाइम जाने का और आने का मिला के t टाइम और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 2d इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड 344 और टाइम कितना, मिनिमम टाइम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। एको के लिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लो, ये डेसिमल हटा के ऐसा कर लो, या फिर डायरेक्ट 0.1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 34.4 मिल जाएगा। तो 2d इतना आ गया। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा? 34.4 अपॉन 2, दैट इज 17.2 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस फॉर द डिस्टिंक्ट एको इज 17.2 मीटर। कब? 22 डिग्री सेल्सियस में। अगर टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, तब मिनिमम डिस्टेंस एको के लिए हमें कितना चाहिए? 17.2 मीटर। ठीक है, अब अगर हॉट डे, ऑन अ हॉटर डे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। सपोज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस अगर है तो स्पीड ऑफ साउंड, डेटा आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, ये इतनी होती है 356। तो हम यहां से डी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2d इक्वल टू v इंटू टी। डी मतलब डिस्टिंक्ट एको के लिए कितना डिस्टेंस होगा अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर हॉट डे है तो अगर हमने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ले लिया है तो कितना होगा? स्पीड है 356 और टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, दैट इज 35.6। ठीक है, ये आ गया 2d। सो d विल बी 35.6 डिवाइडेड बाई 2, 17.8 मीटर। ठीक है, तो 22 डिग्री सेल्सियस पे हमें कितना डिस्टेंस चाहिए था? 17.2 मीटर मिनिमम, कम से कम इतना डिस्टेंस एको के लिए। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हॉट डे है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए? 17.8 मीटर। इतना हमें डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस इतना चाहिए एको के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे, डिस्टेंस सेम है और हॉट डे है। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है। इफ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस कितना, जितना हमने मान लिया था 22 डिग्री सेल्सियस पे। ओरिजिनली सपोज हमने किया था कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो एको, नो एको इज हर्ड, क्योंकि अब मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हॉट डे पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उससे हमें डिस्टेंस कितना मिला? 17.8 मीटर। मतलब अगर मिनिमम 17.8 मीटर का डिस्टेंस होता तो हमें एको सुनाई देता। लेकिन हमारा डिस्टेंस तो इन्होंने बोला है कि हम चेंज नहीं करना है। डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है, मतलब डिस्टेंस हमारा जितना था 17.2 मीटर था तो डिस्टेंस उतना ही रखना है।
ठीक है, तो एको सुनाई देगा क्या? नहीं देगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो हम बोल रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस, हॉट डे है तो मिनिमम डिस्टेंस इतना चाहिए, तो इतना डिस्टेंस नहीं हुआ, सो नो एको विल बी हर्ड ऑन अ हॉटर डे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो देखिए साउंड वेव्स में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, सेम वैसे ही जैसे लाइट में मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, स्काइडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, या पेरिस्कोप में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और आप सबमेरीन से आप ऊपर का देख सकते हो या ऊपर से सबमेरीन का देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। ठीक है, तो वहां पर हुआ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे साउंड वेव्स का मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, चलो सपोज मैंने कोई फ्रेंड है मेरा बहुत दूर, उसको मुझे बुलाना है, तो मैं ऐसे आवाज लगाऊंगी कुछ भी नाम देके, ठीक है, तो मैंने मेरा नाम देती हूँ शिल्पा, ऐसे करके मैं आवाज लगाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने साउंड वेव को डायरेक्ट किया, ठीक है, मैंने डायरेक्शन दिया। अगर मैं ऐसे आवाज लगाऊंगी शिल्पा, तो क्या होगा, साउंड वेव ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। लेकिन अगर मैंने ऐसे करा तो मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे हाथों के बीच में क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा साउंड का, और वो साउंड थोड़ी एम्पलीफाई हो जाएगी। ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पर होता है मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स। मेगाफोन्स मतलब लाउड हेलर्स, या हॉर्न्स, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी शहनाई जैसे, इनमें भी इसी तरह का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे सपोज यहाँ पे आप स्पीकर है और उसने बोला तो साउंड वेव जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर से रिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से साउंड एम्पलीफाई हो जाएगी, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, जैसे मेनली हार्ट और लंग्स को चेक करने के लिए वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। तो स्टेथोस्कोप में जो ट्यूब होती है उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। इस तरह से साउंड वेव गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, देन अगेन रिफ्लेक्शन, देन इस तरह से रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और साउंड एम्पलीफाई हो जाएगी, और डॉक्टर कैन हियर द हार्ट बीट, लब डब आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। ठीक है, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई। तो आपके पास एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर का सरफेस, टावर इज 500 मीटर हाई। यहां से हमने टॉप ऑफ द टावर से स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है, तो स्टोन ऊपर से नीचे आया। When the splash heard at the top, अब वो जब पानी में गिरा तो उसकी स्प्लैश की आवाज ऊपर जाएगी। ठीक है, स्टोन पानी में गिरा और उसके स्प्लैश की आवाज ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर 2 टाइम निकालने हैं, जब गिरने का टाइम, स्टोन के गिरने का टाइम, और उसकी स्प्लैश की आवाज का टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ। हमारे पास गिवन डेटा है, देखिए हमें फॉर फॉलिंग स्टोन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट है। जब स्टोन नीचे गिर रहा है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, राइट। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। जब स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है तब क्योंकि एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन s v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं जिससे हमारा आंसर आ जाए। हमें टाइम फाइंड करना है, ठीक है, तो टाइम इन दोनों में है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी, इन दोनों में से कुछ यूज होगी। हमारे पास और क्या डेटा है, हमारे पास डिस्टेंस है, स्टोन को ड्रॉप किया है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी भी है। जब भी ड्रॉप बोला है मतलब ये 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। फॉर फॉलिंग स्टोन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस इज 500, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमें नहीं पता, t1 ले लें इसको, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज हियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो 500 इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा गया, इसको कैंसिल कर दें, 5t1 स्क्वायर, सो t1 स्क्वायर विल बी 500 अपॉन 5। ठीक है, तो t1 कितना आ गया, स्क्वायर रूट, इसको कैंसिल कर दे, 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे सिर्फ, प्लस माइनस 10 आएगा, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि टाइम पॉजिटिव होता है। ठीक है,
तो फॉलिंग स्टोन जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तब हमें टाइम यहां से यहां तक गिरने का टाइम हमें मिल गया कितना, 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब जब स्टोन पानी पे गिरा तो छपाक से आवाज हुई, अब आवाज ऊपर जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है? नो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड द नेचर ऑफ मीडियम। तो यहाँ तो एयर ही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो वी विल नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट T2। आवाज का जाने का टाइम कितना होगा फॉर स्प्लैश ऑफ साउंड? T2 कितना होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले फॉर्मूला लिख दें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 500 और स्पीड दी हुई है 340। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 25/17 2 से किया और उसके बाद आएगा 1.47 सेकेंड्स, 1.47। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया T1, T2 आ गया। अब क्या करना है, बस टोटल टाइम हमें निकालना है, कितना टाइम लगा। आप यहाँ पर हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम स्टोन के गिरने का और आवाज का ऊपर जाने का टाइम, देयरफॉर टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2। T1 था 10 सेकेंड, T2 था 1.47, सो दैट इज 11.47 सेकेंड्स। क्लियर? Moving to next question 14. A sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? Audible range क्या होती है? ह्यूमन ईयर के लिए audible range है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। उससे कम बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक हम नहीं सुन सकते। अबाउट 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वो भी हम नहीं सुन सकते। हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पर हम f कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो इस रेंज में आता है तो यस इट इज ऑडिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, v अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा, v हमारे पास है 339 और अच्छा लैम्डा ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लें 1.5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में। सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं इनके रिलेशन से। इनका रिलेशन क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा वेवलेंथ आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, नीचे अपॉन 100 को ऊपर ले लें, आता है ना। तो अब ये डेसिमल हटा दें, तो अब आपके पास है 339 अपॉन 15 इंटू 1000 हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 22.6। ये डिवाइड करने से मिला, और 1000 मीन्स किलो। ठीक है, तो 22.6 किलो हर्ट्ज। और ऑडिबल रेंज क्या होती है हमारी? ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो बताओ सुनाई देगी क्या? ये तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई ना, 22,600 किलो हर्ट्ज। इसको हम ऐसा लिख दें 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रीक्वेंसी मिली 22.6 हर्ट्ज, सो इट विल बी नॉट ऑडिबल। देयरफॉर लिख लेना स्टेटमेंट, therefore frequency of sound 22.6 kilohertz will not be audible. Moving to next question, what is reverberation? How can it be reduced? तो reverberation का मतलब क्या होता है? Suppose big hall या auditorium है, कहाँ पे बना है? Suppose ये एक बड़ा हॉल है, मान लो कि बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होंगे। ठीक है, साउंड ऐसे गई, फिर रिफ्लेक्ट, सीलिंग कर्व सीलिंग होती है। ठीक है, ताकि अच्छे रिफ्लेक्शंस हो, साउंड अच्छी हो, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। यहाँ पर ऑडियंस बैठे हैं सपोज, तो ऑडियंस तक आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि साउंड ऐसे जाए और फिर ऑडियंस तक आ जाए। ठीक है, सब तरफ से रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। तो रिवर्बरेशन का मतलब क्या है कि साउंड परसिस्ट करे
उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो गया हो तब भी साउंड परसिस्ट करे। हॉल में, ऑडिटोरियम में, कंसर्ट हॉल में जहां पे बड़े बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम्स होने वहां पर परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। समझ में आया? प्रोडक्शन स्टॉप हो गया फिर भी साउंड परसिस्ट की हुई है, एको भी नहीं है, साउंड परसिस्ट की हुई है कुछ माइक्रो मिली सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, मिली सेकेंड के लिए साउंड परसिस्ट की है, तो शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल इन कंसर्ट हॉल्स, क्योंकि इट गिव्स क्वालिटी, इट गिव्स लाइफ टू द साउंड, टू द म्यूजिक। लेकिन अगर एक्सेसिव रिवर्बरेशन होगा, ज्यादा टाइम तक साउंड परसिस्ट करेगी, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, अच्छे से समझ नहीं आएगा, अच्छे से सुनाई नहीं देगा। तो एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल बट शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल। ठीक है, तो अब एक्सेसिव रिवर्बरेशन अगर है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें? आपने जरूर देखा होगा कंसर्ट हॉल्स में कर्ड सीलिंग्स होती हैं, सीट्स इस तरह की होती हैं कि वो एब्जॉर्ब करें, उनका मटेरियल ऐसा होता है जो एब्जॉर्ब करे साउंड को, या फिर कारपेट्स होते हैं, बहुत हैवी कर्टेन्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, तो यही सब लिखा हुआ है मैंने। रिवर्बरेशन मींस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और ऑडियंस तक साउंड वेव जा रही है, तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है और साउंड परसिस्ट कर रही है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, साउंड परसिस्ट की, साउंड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। अब एक्सेसिव रिवर्बरेशन होगा तो साउंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। कहां पर? वॉल्स में और सीलिंग में, ठीक है, वॉल में और सीलिंग में हम ऐसे मटेरियल्स यूज करेंगे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या फेल्ट यूज कर सकते हैं, देखा होगा आपने जरूर, कहीं ना कहीं कंसर्ट हॉल्स में इस तरह की चीजें देखी होंगी। इसके अलावा हम कारपेट्स यूज करते हैं फ्लोर पे, हैवी कर्टेन्स यूज करते हैं डोर्स और विंडोज पे, और सीट का जो मटेरियल होगा वो ऐसा होगा जिसमें अच्छी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी हो।